दोस्तों आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप फ्री इंटर्नशिप इसको बोलो, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है 1 घंटे की, आपकी अप्रॉक्स 1 घंटे की वीडियो, जिसमें आप काफ़ी चीज़ें फ्री में सीखोगे। मतलब जो आपको साइट पे जाके काम आने वाली हैं वो आप घर पे बैठ के एक फ्री इंटर्नशिप करने वाले हो, जिसमें आप सीखोगे कि जो भी रोड पे मतलब स्लोप देते हैं, छत पे स्लोप देते हैं, ड्राइंग में मेंशन होती है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, किस काम के लिए कितनी लेबर चाहिए उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पेंट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। और अगर हम बात करें बेंड रिडक्शन, जहाँ जो बीम होते हैं उसकी डिफ्लेक्शन ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं। तो फुल ऑन पैकेज वीडियो है आपके लिए, जिसमें आप इतनी चीज़ें सीखने वाले हो, वो भी फ्री में। वो आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगी। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन सीखने को काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं, और वो प्रैक्टिकल चीज़ है जो आपको साइट पे जाके काम आनी ही आनी है, मस्ट आनी है। ये वीडियो पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन आज आपके लिए फुल पैकेज धमाके, फुल साथ में 5 से 6 वीडियो आप देखने वाले हो, जिसमें आप काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हो। अभी हम स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर दबा लो। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, फ्रेशर और जो साइट इंजीनियर है। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि साइट पे जाते ही आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। और इंटरव्यू में भी इस पे क्वेश्चन पूछे ही जा सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। और काफ़ी इंजीनियर होते हैं ऐसे कि मतलब काफ़ी 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी उनके ये पल्ले नहीं बढ़ता है। तो वही मैं टॉपिक आज लेके आया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर 3-4 एग्जाम्पल लूँगा, 3-4 टाइप से ये क्वेश्चन दिया रहता है। मतलब क्वेश्चन दिया नहीं रहता है, मैं ड्राइंग पे देता हूँ, दिखाता हूँ आपको क्या होता है। ये देखो, ये हमारा ड्रेन है, ये ड्रेन है, बीच में हमारी पेवमेंट है। तो यहाँ स्लोप दी है उन्होंने 1:100। तो ये 1:100 क्या है, कैसे आपने स्लोप प्रोवाइड करनी है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। स्लोप क्यों प्रोवाइड करनी है कि बारिश पड़ेगा तो पानी यहाँ ड्रेन में जाना चाहिए। तो वो आपको कितनी देनी होती है, इसमें कैसे देनी है, वो मैं आपको बताऊँगा। जो उसने बताया तो है 1:100 की देनी है आपको, लेकिन 1:100 है क्या, कैसे देनी है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर से बता दूँ, क्योंकि अभी स्टूडेंट होंगे आप, तो यहाँ फ्रेशर हो, साइट इंजीनियर हो, तो ये चीज़ आपको अभी तक इतना नहीं मिला होगा, लेकिन ये चीज़ आपको काफ़ी काम आने वाली है। घर पे भी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो वहाँ स्लोप देनी है। अगर आप छत में, तो कैसे दोगे, जैसे ये देख रहे हो, ये हमारा एक रूफ है और ये पाइप है, तो यहाँ से पानी इसमें जाना है। तो कितनी स्लोप दोगे कि आप इसमें पानी अच्छे से चला जाएगा। तो वही टॉपिक मैं लेके आया हूँ कि और दिया कैसे कैसे रहता है। देखो, व्हाट इज 1:100, वो जो आपने देखा, कईयों में क्या दिया होता है 5% स्लोप देनी है आपने, कईयों में दिया रहता है 1:20 की स्लोप देनी है। ये क्या है, ये मैं आपको धीरे धीरे सब बताता जाऊंगा। सबसे पहले क्या है, ये ड्रेन की वो जो मैंने अभी डायग्राम दिखाई, वो उसकी एग्जांपल है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ पहले, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। ये हमारी एक स्लैब है, लगा लो, यहाँ पाइप है उसके, ठीक है, और स्लोप यहाँ देनी है आपको 1:100 की, मतलब पानी यहाँ जाना चाहिए। तो उसकी लेंथ कितनी है, 6.5 मीटर है। जितनी भी लेंथ होगी आप इजीली इससे निकाल सकते हो। तो सबसे पहले जो क्या करना है, 1:100 दिया है जो, इसमें क्या करना है आपने, एक चीज ये है कि इसका मतलब क्या हुआ। अगर मतलब मीटर में है तो 100 मीटर में 1 मीटर आपको स्लोप देनी है। अगर फुट में है तो 100 फुट में 1 फुट आपको स्लोप देनी है। तो ऐसे ही जैसे आपको दिया रहेगा वैसे। तो इधर मीटर में है तो 100 मीटर में 1 मीटर आपको स्लोप देनी है। ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस होगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, ये याद ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या करना है, जो 1 होगा ना आपका, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा आ गया 1000 डिवाइड बाई 100, तो आ गया हमारा, इसको डिवाइड करके कितना है 10 mm। तो मतलब क्या इसका क्या निकला कि हर 1 मीटर के बाद आपको कितनी स्लोप देनी है, 10 mm आपको स्लोप देनी है 100 मीटर तक। मतलब हमारी टोटल कितनी थी, 1 मीटर थी। तो अगर हम 100 मीटर में हर 1 मीटर पे 10 mm देंगे तो हमारा 100 मीटर हो जाएगा। तो इसी को आप, अगर अभी हमारा एग्जांपल है 6.5 मीटर है, 1:100 की हमें स्लोप देनी है, तो उसको कैसे करेंगे, वो होगा ऐसे, मतलब इंटरपोलेशन करेंगे। 1:100 है ये वाला, और हमारा निकालना कितना, हमें वर्टिकल निकालना, मतलब कितनी स्लोप आएगी। तो कितने डिस्टेंस है उससे हमें इसको डिवाइड कर देना है। तो उसको करके हमारा कितना आ जाएगा ऐसे, मतलब ये हमारे यहाँ चला जाएगा और v इधर रह जाएगा। तो हमारा आएगा 6.5/100। तो हमारी कितनी आ गई 0.065 मीटर, और इसको mm में कन्वर्ट कर देंगे तो 65 mm आपको यहाँ स्लोप देनी है। तो वैसे ही इसको डिवाइड कर देंगे तो उसी हिसाब से हमें स्लोप में, मतलब टोटल में हमें कितना है 65 mm, यहाँ से लेके ये हमारा 65 mm स्लोप देनी है हमें। तो उसी हिसाब से हम वहाँ कर देंगे। तो इसमें अगर अब जैसे मैंने यहाँ निकाला
तो उसने कहा 1 मीटर के लिए हमारा जो निकला था 1 मीटर के लिए हर मीटर पे 10 mm हमें स्लोप देनी है। तो टोटल कितने हैं 6.5 mm। तो वैसे भी कर सकते हैं, अगर 2 मीटर होगा तो 20 mm, 3 मीटर होगा तो 30 mm, 4 मीटर होगा तो 40 mm, और वैसे 6.5 मीटर है तो 65 mm इससे निकल जाएगी। आप इसको अच्छे से देख लीजिए जो मैंने बताया। जैसे अगर टोटल तो हमें ये है क्योंकि इतना डिस्टेंस नहीं होगा, सीधी उसने दे दी होगी, तो जितना भी आपका डिस्टेंस होगा उसको क्या करना है, जो आपकी रेशियो है मतलब 1:100 इक्वल टू जो मतलब इधर से आपकी उसकी वर्टिकलिटी निकल जाएगी, तो डिवाइड कर देना है जितना आपका मीटर होगा, तो उधर से ये वैल्यू आएगी आपकी, वहां से आपका निकल जाएगा इतना। और वैसे ही आगे जब हर 1 मीटर पे आप स्लोप करते जाओगे धीरे धीरे ऑटो लेवल से, यहाँ जैसे भी आपको स्लोप करनी है। तो एक तो ये था हमारा एग्जाम्पल, बताता हूँ दूसरा टाइप जो आपको मैंने ड्राइंग दिखाई थी अभी स्टार्टिंग में कि हमारे दोनों तरफ ड्रेन है और बीच में 9 मीटर डिस्टेंस है, और उसने कहा स्लोप आधी की स्लोप यहाँ जानी है। और ये रोड में भी रहता है, देखा होगा आपने, कैंपर दिया रहता है यहाँ पे, ये रोड हमारा रोड ऐसे ही होता है कि यहाँ ड्रेन होता है, यहाँ पानी जाता है, तो वैसे ही लगा लो ये भी पेमेंट है। तो इसमें क्या कहा है उसने 1:100 की स्लोप देनी है दोनों तरफ। तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा डिस्टेंस है 9 मीटर अंदर तो उसको डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो हमारा आ जाएगा 4.5 ये आ गया। अभी क्या करना है, अभी हम स्लोप उसको प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले है कितनी हमारी 1:100 की स्लोप है, तो सेम स्लोप वैसे ही करना है। तो जो 1:100 होगा हमारा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, 1000 डिवाइड बाई 100 आ गया, तो आ गया हमारा 10 mm ये आ गया। अभी है कितना डिस्टेंस 4.5 है, तो वैसे ही सेम करना है 1/100 मतलब जो हमारी रेशियो 1/100 इक्वल टू v वर्टिकलिटी, और कितना हमारा कितनी डिस्टेंस के लिए निकालना है 4.5 के लिए, तो वो 4.5 यहाँ ले लेना है। तो वैसे ही 4.5 यहाँ चला जाएगा, 4.5 डिवाइड 100 v हमारा कितना आ जाएगा 0.05 मीटर। तो हमारी कितनी आई 45 mm स्लोप यहाँ पे आई। ठीक है, समझ गए कितनी 4.5 मीटर के लिए हमारी कितनी mm स्लोप आई 45 mm। और इसको वैसे ही डिवाइड कर देंगे हर 1 मीटर पे, मतलब इसका 5 mm या 4 mm कर देंगे, तो हमारा स्लोप अच्छे से यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले लैपिंग जोन एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप साइड पे जाओगे ना एज ए फ्रेशर, तो आपको ये दिक्कत आने वाली है। कोई भी कहीं भी काम करवाओगे, जो क्लाइंट रहेगा आपका, तो मेन चीज वो चेक करते हैं कि लैप कहाँ पे दी है, लैप लेंथ कितनी है, वो पुरानी वीडियो में बता दिया है। तो मेन है लैपिंग जोन का, कॉलम और बीम में लैपिंग जोन कहाँ देना चाहिए और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती हैं। तो सबसे पहले हम कॉलम का करेंगे। तो ये आ गया कॉलम का, एक मैंने आपके लिए प्लान जैसा बनाया है कॉलम के लिए। पहले देख लीजिए है क्या ये हमने पकड़ लिया कॉलम है हमारा, ये आगे ग्राउंड फ्लोर की स्लैब, ये आगे फर्स्ट फ्लोर की स्लैब। नीचे का जो सरिया आएगा नीचे फुटिंग से निकल के, वो तो लगभग पहुंच जाएगा आपका इधर तक, ग्राउंड फ्लोर स्लैब तक। लेकिन ऊपर में आपको लैब कहाँ देना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको एक जोन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये जोन हो गए हमारे, ये जोन आ गया, एक ये जोन आ गया। तो इसमें क्या आपको ध्यान देना है कि कभी भी आपको लैब इस एरिया में नहीं देना है, इधर सपोर्ट्स में, इस सपोर्ट में। मतलब सबसे ज्यादा मूवमेंट कहाँ हाई होता है, तब सपोर्ट्स में। तो हमेशा आपको जो लैब देना है हमेशा सेंटर में देना है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान देनी है। जो सेक्शन आप देख रहे हो, ए सेक्शन में कभी नहीं, सी सेक्शन में कभी नहीं, बी सेक्शन में आप लैब दे सकते हो। बाकी तो हम बेंडिंग मूवमेंट की डायग्राम के हिसाब से देते हैं, लेकिन आप ये थंब रूल लेके चल सकते हो कि आपको हमेशा कहाँ लैब देना है। जैसे आपकी ये स्लैब स्टार्ट होगी ना, यहां से मतलब दूसरे फ्लोर की स्लैब स्टार्ट हुई, तो वहां से ए जोन कितने पे होगा, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन तो वो मोस्टली हम LY4 लेते हैं। LY4 छोड़ दो आपको क्या करना है, 1 मीटर जहां भी आपकी स्लैब खत्म होगी वहां से 1 मीटर तक आपको कभी लैप नहीं देना, ये हमेशा ध्यान रखना है। 1 मीटर के ऊपर लैप दो, ठीक है। और ये हो गया हमारा क्योंकि यहां पे हमारा मैक्सिमम मूवमेंट होता है उस टाइम सपोर्ट्स पे। अगर हम यहां पे करेंगे तो जब भी जो हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, लेटरल फोर्सेस लगेंगी, तो जो ये अगर मैं बताऊं आपको, ऐसे लोड लगा हमारा, तो हमारा ऐसे टिल्ट हो जाएगा,
ऐसे, मतलब सपोर्ट पे वीक होता है कॉलम, ये सोच के समझ के चलो। आपको लैब कहाँ देना है, बी जोन पे, जो कहाँ आएगा 1 मीटर अबव। मतलब ऐसे तो डिपेंड करता है कि आपकी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्या कह रही है, लेकिन 750 से 1 मीटर के बीच अगर 3 मीटर की हाइट है बिल्डिंग की तो ये वेरी करता है। और इस एरिया में आपको हमेशा क्या करना है, स्पेसिंग जो स्टीरअप आप प्रोवाइड करोगे, रिंग प्रोवाइड करोगे 100 mm देना है, मतलब 4 इंच आपको देना है। और यहाँ लैप आएगा वहां भी आपको 4 इंच स्पेसिंग देनी है, एक पकड़ के चलो। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं कि कैसे हमें प्रोवाइड करना है, तो ये आ गया हमारा जोन, ये जोन ए था, ये जोन 1, ये जोन बी और ये जोन सी। तो आपको हमेशा लैप कैसे देना है, देखो थोड़ा बहुत लैप अगर ये आ जाता है, मतलब 100 mm 4 इंच इतना नीचे जोन ए में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्टली जो लैप होना चाहिए वो होना चाहिए जोन बी में। आपका लैप ऐसा आएगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देना, जब भी आप लैप करोगे तो अल्टरनेट होना चाहिए, स्टैगर्ड होना चाहिए। देखो ये हमारा इधर तक है, फिर ये हमारा छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, फिर अगला जो आएगा वो छोटा, मतलब ऐसे आपका स्टैगर्ड लैप हमेशा होना चाहिए। और आपको कहाँ देना है, जोन बी में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, वो कहाँ होगा, स्लैब यहाँ फिनिश होगी, वहां से 1 मीटर के ओवर ही आपका लैप आना चाहिए। ये हो गया हमारा इसके कॉलम के लिए। अभी हम बात करते हैं बीम के लिए। तो बीम में बात करें तो एक मैं आपके लिए सेक्शन बनाई है, ये आगे हमारे ये कॉलम है, ये भी हमारा कॉलम आ गया, ये कॉलम आ गया। अब भी हमारा जो भी लैब दोगे आप, ये एक स्पान आ गया पूरा, जिसकी लेंथ कितनी है, एल। इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी है, इसमें ऊपर नीचे अलग अलग होता है। जैसे उसमें था ना कि आपको बीच में ही देना है, मतलब कॉलम जैसे कॉलम होगा उसके सेंटर में आपका लैप आना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ी अलग चीजें, ऊपर अलग नीचे अलग। तो इसमें हम एक समझते हैं इसको, ये लोड जब हमारा पड़ेगा तो हमारा ये जो होगा ऐसे और ऐसे, ये हमारा हो जाएगा टेंशन जोन और ये कंप्रेशन। इसको सिंपल भाषा में मैं बताऊं आपको, तो देखो करना क्या है, जब भी आप लैब प्रोवाइड करो, ऊपर का जो आपका रहेगा, मतलब ऊपर वाले स्टील बार, अगर ये स्टील बार आया तो ऊपर का आपको हमेशा सेंटर में दे देना है, जैसे हमारा कॉलम में था। सेम फंडा हमेशा याद रखना, जो भी कंप्रेशन मेंबर था, अगर ये थंब रूल लेके चल रहा हूं इसको, मतलब ऐसे रिलेट मत करना किसी भी चीज, जो भी कंप्रेशन चीज होगी कंप्रेशन, उसका हमने सेंटर में करना है, क्योंकि हमारा ये बीम का ऊपर सिंपल सपोर्टेड है, ऊपर वाला जोन कंप्रेशन होता है, कॉलम भी हमारा कंप्रेशन जोन है, तो ऊपर का हमें हमेशा कितने में देना है, सेंटर में। ये याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं, सेंटर में। और नीचे का आपको कहां देना है, हमेशा सपोर्ट्स पे। क्यों सपोर्ट से, जैसे मैंने कहा यहां लोड पड़ेगा, अगर हम यहां पे उसको यहीं पे वो इलांगेट होगा, अगर यहीं पे हम दे देंगे तो वो टूट जाएगा। तो हमेशा जैसे मैंने अभी यहां दिया ना, ये आ गया नीचे वाले बार का हमारा लैप, ये आ गया हमारे ऊपर वाले बार का लैप। सेम मतलब ऊपर का जो बार रहेगा हमें उसे सेंटर में देना है, नीचे का हमारा सपोर्ट में रहेगा L/4 के हिसाब से, यहाँ L/3 के हिसाब से हमारा रहेगा। और वैसे ही हम अगर दूसरे स्पान में आए, जो नीचे वाला हमारा कहाँ आएगा, सपोर्ट के पास। अगर थोड़ा बहुत जंक्शन में चला जाता है कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला कहाँ रहेगा हमारा, सेंटर में। ये हमेशा ध्यान रखना, ये बेसिक रूल रहता है साइड पे लैप देने का। बेसिकली साइड पे किया क्या जाता है, वैसे एक 12 मीटर का लॉन्ग सरिया डाल दिया जाता है। आप जब साइड पे जाओगे देखोगे, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि स्टील को बचाने के चक्कर में ये सब किया जाता है। मतलब ये 12 मीटर का डाल दिया, फिर आगे जितनी जगह बची उसमें उतना डाल दिया, बाकी दूसरा जो इसमें से पीस बचेगा वो ऐसे डाल दिया, फिर बाकी, मतलब उसमें ये चीजें रिलेट कम की जाती हैं, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको कहाँ कहाँ बीम में लैप देना है। ये हो गया हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम का, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बात किया था जॉगल क्या होती है, जॉगल। तो जॉगल क्या है, देखो जो मैंने पहले बताते आ रहा हूँ, लैप देने के लिए क्यों लैप देते हैं, कि सेफली हमारा लोड ट्रांसफर हो जाए। और सेफली कई जगह क्या किया जाता है, बहुत बड़ी मिस्टेक की जाती है। सिंपल ऐसे ये सरिया है हमारा, ये सरिया है सीधा, मतलब उसमें जॉगल नहीं की जाती और डायरेक्ट उसको लैप कर दिया जाता, तो इसका लोड अच्छे से इसमें ट्रांसफर नहीं हो पाता नीचे वाले सरिये में। तो उसको इग्नोर करने के लिए, उसको सही तरीके से करने के लिए क्या किया जाता है, हम जॉगल प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक बेंड दे देते हैं सरिये को, ये आया हमारा ऊपर का सरिया, नीचे उसको बेंड दिया, उसके नीचे हमारा दूसरा सरिया लैप हो गया, ये दूसरा सरिया उसमें लैप हो गया। तो क्या हुआ, जो लोड इसमें से आएगा, ठीक है, ये करेगा तो सेफली इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ये होता है जॉगल का काम, इसे हम जॉगल बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान देनी है।
और बाकी आपको पता ही है, मैंने जो बोला था कि आपको अच्छे से इसको टाई करना है कोई 150 mm पे। और एक चीज और ऐड करना भूल गया था, 32 mm का जो सरिया होता है ना, 32 से ऊपर या 32 का भी लेके चलो, उसको हमेशा हमें लैप नहीं करना है, बेल्ट करके चलना है। 32 से ऊपर ही बेल्ट करना है, जहां उसमें हमें कपलर यूज करना है। ये चीज भी आपको ध्यान होनी चाहिए जब भी आप साइड या फील्ड पे जाओगे। क्या हो गया, मतलब ये ऐसे बेंड आया, दूसरा इसके ऊपर सरिया आ गया। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम चेयर। चेयर क्या चीज है, मतलब चेयर ये सोच के मत सोचना कि चेयर हमारी होगी बैठने वाली ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखो होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। ये स्लैब आ गई हमारी, स्लैब, ये स्लैब है, ये नीचे सरिया आ गया उसका। इसको और अच्छे से बताता हूँ, जाली बना लेता हूँ। ये सरिया आ गया, ये मैश बनी है हमारी। फिर डबल मैश होगी, इसके नीचे भी सरिया होता है। मतलब अगर सेक्शन दिखाऊं आपको मैं, इस स्लैब की सेक्शन ले लेते हैं, इस सेक्शन है, ठीक है, हमने सेक्शन काटी हुई है। ये सरिया है, ये सरिया है, ये सरिया है, तो नीचे भी सरिया आता है, ये सरिया, ये सरिया। तो दोनों को देखो होता कितना है, 150 mm का या 200 mm की हमारी स्लैब अगर मैं लेके चलूं, तो दोनों को सरियों को दूर रखने के लिए हम इधर क्या यूज करते हैं, चेयर। मतलब ये हमारी एक सरिये की चेयर ऐसी बनती है। मतलब इसकी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि दिखती कैसे है और इसकी हम कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, आपको आइडिया और हो जाएगा। ये आगे, ठीक है, ये ऐसी चेयर। मतलब दोनों सरियों को अपार्ट करने के लिए, दूर दूर रखने के लिए हम क्या करते हैं, चेयर प्रोवाइड करते हैं। और जैसे हमारी फुटिंग रहती हैं, जैसे हमारी स्लैब्स रहती हैं, ग्रेड स्लैब बड़े बड़े, मतलब उसमें ये 2 मैश होती हैं ऊपर नीचे, तो उसके बीच में हम चेयर प्रोवाइड करते हैं कि ऊपर वाला सरिया अलग रहे, नीचे वाला अलग रहे और बीच में अच्छे से कंक्रीट बच जाए, इसलिए हम चेयर यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं पिन के बारे में। पिन का मेरे को पहले वीडियो डाली थी तो उसमें कई लोगों को समझ नहीं आया था कि पिन क्या है, तो मैं बताता हूँ। देखो ये बार एक हमारा सरिया है, दोनों का काम क्या है, चेयर का और पिन का काम क्या है, दोनों सरिये को दूर दूर रखें जिसमें कि बीच में कंक्रीट घुस जाए। ये चीज ध्यान रखना, मतलब रिलेट करो, कोई भी चीज है अगर 2 चीजें जुड़ रही है तो उसमें अगर हम जगह नहीं रखेंगे तो उसमें कंक्रीट माल नहीं घुसेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, दोनों को दूर दूर रखते हैं तो उससे हो जाता है। इसमें हम पिन यूज करते हैं। पिन है क्या, एक सरिये का पीस रहता है छोटा सा। अगर ये 20 mm का सरिया होगा, ये भी 20 mm का सरिया होगा, तो आप मिनिमम आपको 20 mm का ये आपको यूज करना ही करना है। पिन इतना सरिया रहता है, जितने का बीम की विड्थ होती है। जैसे यहाँ देखो, ये एक बीम है, हम उसको सामने से देख रहे हैं, ऊपर का सरिया ये आ गया 3 नग, नीचे का सरिया ये आ गया, और बीच में हमें पिन प्रोवाइड की। क्यों प्रोवाइड की, कि इसमें से सरिया मतलब कंक्रीट अच्छे से घुस जाए, बीम में अच्छे से कंक्रीट हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, पिन प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको मैंने जैसे कहा 20 mm का होगा, मिनिमम 20 mm का करना है। जहां जितने कंक्रीट में हम एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, जितने डाया का, अगर 20 mm का है, 40 mm का है, तो आपको मिनिमम 40 mm का ये पिन होना ही होना चाहिए कि कंक्रीट का जो एग्रीगेट रहेगा वो अच्छे से घुस जाए, अच्छे से वहां हो जाए, नहीं तो वहां वॉइड्स रहेंगे, वो कोलैप्स हो सकता है। तो फ्रेंड्स, थोड़े दिन पहले मैंने टॉपिक लाया था कि हम बीम की थिकनेस कैसे निकालते हैं और उसकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितनी आएगी वो कैसे निकाल सकते हैं। तो उसी पे मैंने टॉपिक लाया था, तो उसके मतलब फेल होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। मतलब 1 वे और 2 में मैं बताऊंगा कि आपको मिनिमम थिकनेस कितनी दोगे, उसमें कितनी कम डिफ्लेक्शन आएगी, वो उसी पे मैं बात करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और हमारी वेबसाइट पर जाओ, पूरा कंप्लीट टॉपिक आपको मिलेगा स्टार्ट से एंड तक। उसमें अच्छे से मैंने बताया हुआ। यहाँ पॉसिबल नहीं होता है कि मैं मतलब टोटल बता सकूँ, तो मैं उतना ही बताता हूँ जितना आपको हेल्पफुल रहे, मतलब टॉपिक से लिंक में आपको पता चल जाए। बाकी आप हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। तो हमारा टॉपिक है मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब 1 वे और 2 वे। सबसे पहले हमारा है जो हमारी कैंटिलीवर स्लैब होगी, तो उसकी आपको मिनिमम थिकनेस कितनी देनी है, L/10। मतलब उसमें क्या था, हमारा इफेक्टिव डेप्थ देखते थे। इसमें क्या करना है आपने, थ्रू आउट जो आपकी स्लैब होगी, मतलब जो उसका स्पैन होगा, तो L या लेंथ ले लो या स्पैन ले लो, स्पैन बाय 10 या L। हमने इधर क्या लिया, हमारा स्पैन है ये, ठीक है, ये याद रखना, L इक्वल टू स्पैन हमारा। तो 6 मीटर का 6 मीटर बाय 10 किसके लिए, कैंटिलीवर स्लैब के लिए। और 2 में तो आपकी मतलब कैंटिलीवर स्लैब आएगी नहीं। वैसे भी स्लैब आपकी मतलब कैंटिलीवर स्लैब मैक्सिमम कम ही प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा सिंपली सपोर्टेड, तो उसके कितने रहते हैं, हमारा स्पैन बाय 20, मतलब उतनी आपको थिकनेस उसकी प्रोवाइड करनी है। मतलब ऐसे तो आपको 125 mm से कभी भी स्लैब थिकनेस प्रोवाइड करनी नहीं है। नेक्स्ट हमारा
जिसके बोथ हैंड कंटिन्यूस होंगे मतलब, तो उसमें कितनी करनी है L/28। और नेक्स्ट हमारा वन हैंड कंटिन्यूस, तो उसमें कितनी करनी है L/24। ये आगे हमारे वन वे के लिए। टू वे के लिए क्या रहता है हमारा फार्मूला, कैंटिलीवर में तो नहीं है, सिंपली स्पोर्टेड में क्या करना है L/28। तो L अगर आपका 6 मीटर है, मतलब L क्या है हमारा स्पैन है, मतलब एक ये दीवार है आपकी, एक ये दीवार है, बीच में जो स्लैब आपकी ये स्लैब आ गई, ठीक है। तो ये 6 मीटर की है, तो इसकी कितनी डेप्थ रखनी है आपने, वो कैसे निकाल सकते हो उससे, उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगी। 6 मीटर डिवाइड बाई 28 जो आपकी वैल्यू आएगी mm में या मीटर में, तो वो आपको उतनी mm आपको स्लैब प्रोवाइड करनी है, तो आपको डिफ्लेक्शन या उसके फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी, अगर बोथ हैंड कंटिन्यू हमारे दोनों तरफ से निकल रही है, बीच में आपके कोई दीवार है, दोनों तरफ हमारी स्लैब निकल रही है, उसका कितना रहता है हमारा L/33, ठीक है। मतलब जैसे ले लो 5-6 कमरे, एक हॉल आ गया, तो आपका मतलब वो पूरी सिंपली सपोर्टेड स्लैब हो गई। अगर बीच में पार्टीशंस वाले हैं तो आप बोथ हैंड कंटिन्यूस, मतलब यहाँ वो आपकी कंटिन्यूस स्लैब हो गई। तो उसमें कितनी थिकनेस लेनी है L/33, 6 मीटर था, अगर 6 मीटर की है आपकी, तो 6 मीटर डिवाइड बाय 33 जो आपकी आएगी वो आपकी उसकी वैल्यू आ जाएगी। मैं क्यों कैलकुलेशन करके नहीं बता सकता, क्योंकि ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, जितना आपका स्पैन होगा उसको डिवाइड कर देना है इस कांस्टेंट वैल्यू से, तो आपको स्लैब की डेप्थ मिल जाएगी। तो इसमें दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी वीडियो लंबी होगी और आप भी बोर होने लग पड़ोगे। तो नेक्स्ट है हमारी वन एंड कंटिन्यूस, तो L/32। एक एग्जाम्पल ली हुई है मैंने, एक स्लैब है मेरी वन वे, तो कितनी लंबी है वो 6 मीटर, और ये वॉल आ गई ब्रिक वॉल, तो उसमें कैसे निकालेंगे हम 6 मीटर, अगर कितनी हमारी सिंपली सपोर्टेड है L/28 ऐसे निकाल लेता हूँ मैं। ये मैंने किससे निकाली L/20 से, मतलब वन वे है ना, वन वे ली हुई है। 6 मीटर डिवाइड बाय 300 करोगे तो आपका कितना आएगा, 6 मीटर डिवाइड बाय 20 करोगे तो आपका कितना आएगा 300 mm। मतलब 300 mm तो हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं गाँव में, लेकिन 125 mm से कम प्रोवाइड नहीं करनी है। और जो आपकी वैल्यू आएगी उसका अगर हाफ में भी आप प्रोवाइड कर दोगे तो स्लैब फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं और डिफ्लेक्शन बहुत कम होती है, और क्रैक्स के भी इसी दौरान कम हो जाएंगे। तो ये हमारी वैल्यू आप लिख सकते हो, और इसको अच्छे से पढ़ना है अगर आपको, तो हमारी वेबसाइट पर जाओ civilsitevisit.com में, उधर आपको इसको अच्छे से पढ़ो, और इसके नोट्स आपको चाहिए तो वो आप वहाँ से बना सकते हो। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा सिविल लाइन में, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा लेबर रिक्वायरमेंट फॉर सिविल वर्क्स, मतलब एक रेट एनालिसिस का टॉपिक है कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें हमें कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये सबसे पहले मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले जो सबसे बड़ी नीड रहती है वो रहती है लेबर्स की, और कितनी मतलब कितनी क्वांटिटी है हमारी, और हमें उस क्वांटिटी को कंप्लीट करने के लिए कितनी लेबर चाहिए, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा कि स्पेसिफिक मतलब एक्सकवेशन के लिए, शटरिंग के लिए या सरिया बांधने वाले के लिए कितनी हमें लेबर चाहिए, वो आज मैं आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग NBO, मतलब जो हमारी नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ने जैसे वेजिस निकालती है कि लेबर की वेजिस कितनी होनी चाहिए इस ईयर में, मतलब हर ईयर में NBO हो गई, CPWD हो गई, PSUs हो गए, ये मतलब अपनी लिस्ट निकालती हैं कि मिनिमम वेजिस मैक्सिमम वेजिस कितनी होनी चाहिए, और एक हिसाब से ये थंब रूल निकालते हैं कि मतलब इतनी क्वांटिटी है तो आपको अप्रॉक्स इतनी लेबर चाहिए उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। उसी से मैंने टॉपिक उठाया, नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ने जो पिछले साल हमें रिक्वायरमेंट दी है उसके हिसाब से मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबा के नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाएं, ठीक है। तो ये थोड़ी आज लंबी वीडियो क्योंकि इसमें बहुत सी सारे मैंने मतलब टॉपिक्स लिए हैं और उनको क्लियर किया है। एक तो पहले मैंने NBO के रिपोर्ट से लिया है, और दूसरा हमने थंब रूल के हिसाब से कि अगर आपकी ज़्यादा क्वांटिटी है उसमें कितनी लेबर आपको चाहिए, उसके लिए भी ये जरूरी है। और ये अगर आप देखोगे तो ये मतलब आपको अगर एस्टिमेशन करना है किसी प्रोजेक्ट का तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपको पता है कि इतनी लेबर लगने वाली है, अगर आपको क्वांटिटी पता है तो आप इजीली रेट्स डाल के एस्टिमेशन कर सकते हो बिल्डिंग का, ठीक है। सबसे पहले मतलब यहाँ देखिए, पहला आ गया हमारा स्कोप ऑफ वर्क, मतलब किस टाइप का वर्क है। दूसरा आ गया यूनिट्स, मतलब क्या क्या वर्क है, और क्वांटिटी आ गई कि कितने नंबर आप वो चाहिए हमें, ठीक है। ये पता चल गया। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, जो भी हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, एक्सकवेशन से, ठीक है। तो एक्सकवेशन में मतलब हमने लिया है एक्सकवेशन अप टू 1.5 मीटर डेप्थ, मतलब अगर कोई एक्सकवेशन कर रहे हो 1 मीटर डेप्थ तक करनी है,
डिस्पोजल ऑफ सॉइल अप टू 50 मीटर, मतलब अगर आपको जो अगर सॉइल निकालोगे इसको डिस्पोजल भी मतलब कहीं ना कहीं तो फेंकना पड़ेगा, मिनिमम 50 मीटर तक तो हमें उसे फेंकना पड़ता है। तो उसके अगर क्वांटिटी है 28.3 m3, ठीक है, सॉफ्ट रॉक है ऊपर से। तो अभी इसके लिए 20.83 m3 के लिए कितनी आपको लेबर चाहिए एक दिन के लिए, ठीक है। तो वो कैसे होगा, जो हमें एनबीओ की रिपोर्ट से मिला है कि मैसन आपको मिनिमम कितने चाहिए 0.15, एक मैसन चाहिए 0.15। मेल लेबर मतलब जो मजदूर होते हैं हमारे वो कितने चाहिए, मेल 5, और हमारी फीमेल लेबर कितनी चाहिए 4 मेंबर, ठीक है। ये पता चल गया। अभी अगर आपको मतलब क्वांटिटी निकालनी है कोई 20, इधर 20.83 के लिए कितना चाहिए, अभी अगर निकालनी है आपको 20 m3 के लिए, मतलब 20 m3 हमारी क्वांटिटी है एक्सकवेशन की, तो उसके लिए हमारी कितने मैसन चाहिए, कितनी मेल लेबर चाहिए, कितने फीमेल लेबर चाहिए, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहां देखिए इंटरपोलेशन तो सबको पता है कैसे करते हैं, तो सिंपली इंटरपोलेशन से आप किसी भी क्वांटिटी के लिए लेबर रिक्वायरमेंट निकाल सकते हो। जैसे हमें निकाली है 20 m3 के लिए, ठीक है, 20 m3 के लिए, तो हमारी पिछली कितनी थी, मतलब 28.3 के लिए कितने चाहिए थे, ये सब चाहिए था। तो अभी मैं निकाल देता हूँ फीमेल लेबर कितनी चाहिए, ठीक है। तो फीमेल लेबर 28 के लिए कितनी थी हमारी, 4 फीमेल मेंबर लेबर थे, ठीक है। अभी निकालनी है हमें 20 के लिए, तो 20 के लिए सिंपल क्या करोगे, कितनी थी 20 फीमेल लेबर 4, और जो क्वांटिटी हमने निकालनी है इंटरपोलेशन कर लेनी है 20, ये हो गया, और जितनी टोटल क्वांटिटी थी, ये सिंपल फंडा है इसका, ये याद रखना। तो इससे आपको 20 m3 के लिए कितनी फीमेल लेबर चाहिए, 2.82 लेबर फीमेल लेबर। तो वैसे ही अगर आपको निकालनी है इसके लिए, मतलब आपको चाहिए फीमेल मेल वाले, तो मेल के लिए क्या करोगे, 20 के लिए निकालनी है 20 m3 के लिए 20 डिवाइड बाय 28.3, जितना भी आपका आएगा वो आपके मेल लेबर निकल जाएगी, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, इंटरपोलेशन करनी है और आप इजिली किसी भी क्वांटिटी के लिए लेबर रिक्वायरमेंट निकाल सकते हो, ठीक है। अभी नीचे आ जाओ, एक्सकवेशन अप टू 1.5 मीटर डेप्थ इंक्लूडिंग डिस्पोजल ऑफ सॉइल अप टू 30 मीटर, मतलब वही सेम डेप्थ करनी है, लेकिन इसमें क्या है आपकी हार्ड रॉक। अगर हार्ड रॉक होगी, वैसे तो हम चीजल यहाँ उससे करते हैं बकेट से, लेकिन यहाँ मैन्युअली करना पड़े तो आपको मिनिमम कितनी लेबर चाहिए उसके लिए, मैसन कितने चाहिए 0.15, ये लेकिन ये पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन अभी जो हम लेते हैं 0.21 लेते हैं, मतलब मिनिमम इतने चाहिए। और मेल लेबर कितनी चाहिए 8 नग, मतलब 8 मेंबर, और फीमेल लेबर कितनी चाहिए इसके लिए 6 मेंबर, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सकवेशन का। दूसरा हमारा मेन टॉपिक कंस्ट्रक्शन में रहता है, वो रहता है हमारा फॉर्म वर्क, मतलब शटरिंग का काम, ठीक है। तो शटरिंग में मतलब आपको अगर बिल्डिंग भी करनी है ना, तो यहाँ एस्टिमेशन निकालना है उस वर्क का, तो आप इजिली, ये आपको अगर रिक्वायरमेंट लेबर की पता है, इजिली आप किसी भी एस्टिमेट कर सकते हो कि हमारा शटरिंग पे टोटल खर्चा कितना होने वाला है, ठीक है। तो अभी है क्या फॉर्म वर्क, तो 11.16 स्क्वायर मीटर, अगर हमारा 11.16 स्क्वायर मीटर इंक्लूडिंग फिक्सिंग एंड डी शटरिंग, मतलब अगर देखा जाए तो फिक्सिंग एंड शटरिंग मतलब उसको शटरिंग लगानी भी है और डी शटरिंग भी करनी है, तो उसके लिए अगर 11.16 स्क्वायर मीटर है, उसके लिए हमें कितनी लेबर चाहिए, जो हमें कारपेंटर चाहिए वो कितने चाहिए 2.25, मतलब इसके लिए हमारे कारपेंटर कितने चाहिए 2.25, और 4 मैन एक चाहिए हमारा 0.2, मतलब ये इतना 4 मैन चाहिए, और हेल्पर कितनी चाहिए 2.25, मतलब कारपेंटर और हेल्पर बराबर होने चाहिए इस वर्क के लिए, ठीक है। अगर बाई चांस आपको क्वांटिटी है आपकी 20 स्क्वायर मीटर, तो आपको कितने कारपेंटर चाहिए, आपको कैसे निकालना है, सिंपल उसके लिए मतलब 11 स्क्वायर मीटर के लिए कितने चाहिए होते हैं 2.25, तो आपको क्या करना है 20 इंटू जो हमारे कितने होते हैं उसके लिए 2.25, और टोटल हमारी जो इसके लिए कितने वो थी 11.16, सिंपल इंटरपोलेशन में डायरेक्ट कर रहा हूं, तो इसको करके जो भी आपको चाहिएगा 20 स्क्वायर मीटर के लिए उतने कारपेंटर आपके लगेंगे, ठीक है, सिंपल है। अभी चलो आगे, अभी आ गया दूसरा काम जो कंस्ट्रक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, वो है हमारा ब्रिक मैसनरी,
अगर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर या फ्रेम स्ट्रक्चर जो भी है, तो उसमें हमारा ब्रिक मैसनरी का बहुत काम रहता है। तो उसमें आपको 1 क्यूबिक काम करने के लिए कितनी लेबर की क्वांटिटी चाहिए? मैसन चाहिए हमें 0.4, मेल लेबर चाहिए हमें 0.5। ये ऐसा करो आप, मतलब साथ साथ में नोट्स बना लो, ये रख लो, कहीं भी आपको आगे इंटरव्यूज में यहाँ एस्टिमेशन में काम आएगा, ठीक है। और फीमेल कूली चाहिए हमारे, जो उठाने वाला, मतलब जो भी सामान उठा के लेंगे ब्रिक्स वगैरह, वो कितनी चाहिए? 0.5। और वाटरमैन मतलब पानी मारने वाला कितने चाहिए? 0.2। मतलब ये क्वांटिटी है हमारी 1 क्यूबिक के लिए। अगर आपको क्वांटिटी निकालनी, मतलब अगर निकालना है 6 क्यूबिक के लिए, तो 6 के लिए मैसन कितने चाहिए आप कैसे निकालोगे? सिंपल है, मतलब 0.4/1, मतलब इंटरपोलेशन कर दी, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको उतने मैसन 6 क्यूबिक के लिए काम के लिए चाहिए, ठीक है। अभी आ जाओ स्टील रेनफोर्समेंट, मतलब कोई भी बिल्डिंग होगी इस स्टील रेनफोर्समेंट के बिना कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 100 kg इंक्लूडिंग कटिंग एंड बेंडिंग, मतलब आपका जो भी रिक्वायरमेंट, जो काम करेगी लेबर, वो क्या करेगी? कटिंग भी वही करेगी और लेइंग मतलब बेंडिंग भी वही। तो उसके लिए 100 kg सरिया बांधने के लिए हमें कितनी लेबर चाहिए? बारबेंडर कितने चाहिए जो सरिया बांधेंगे, मिस्त्री बोल सकते हो आप उनको, 0.8। और हेल्पर भी बराबर चाहिए, मतलब हेल्पर बाइंडर 100 kg सरिया बांधने के बराबर चाहिए, ठीक है। तो तीसरा आ गया हमारा टाइल फ्लोरिंग, मतलब टाइल फ्लोरिंग के लिए 1 स्क्वायर मीटर के लिए आपको कितने मैसन चाहिए, कितनी मेल लेबर चाहिए? वाटरमैन वो यहाँ है, तो मैसन कितने चाहिए? 0.6 हमें। और मेल लेबर कितनी चाहिए? 0.5। और वाटरमैन कितना चाहिए? 0.25, ठीक है। इससे आप इजिली निकाल सकते क्वांटिटी। ये हो गया आपका। अब भी आ जाओ आरसीसी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आरसीसी के लिए, आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आप छोटा मोटा घर की कंस्ट्रक्शन करोगे, यहाँ कहीं भी मतलब घर का काम लगा है आपके, या बिल्डिंग में आप काम कर रहे हो, तो आपको तो लेबर की रिक्वायरमेंट तो देनी पड़ेगी, कितनी लेबर चाहिए, तो आप इजीली इससे निकाल सकते हो। तो मेल लेबर कितना है? 1 नग चाहिए। फीमेल लेबर कितनी चाहिए? 1 नग। आरसीसी के लिए, रेनफोर्समेंट उसके लिए, सीमेंट के लिए। तो मैसन कितने चाहिए? 0.3 चाहिए आपको। फोरमैन कितने चाहिए इसके लिए? 0.15, ठीक है। और पीसीसी के लिए कितना चाहिए? प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए 1 क्यूबिक की अगर क्वांटिटी है आपकी, यहाँ भी 1 क्यूबिक के लिए ये सब चाहिए। अगर ज़्यादा के लिए चाहिए तो मैंने आपको बताया सिंपल फंड है, अगर 7 m³ है तो आपको मैसन कितने चाहिए? मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो टोटल क्वांटिटी से, आपका नंबर ऑफ मैसन 7 क्यूबिक के लिए निकल आएंगे, ठीक है। अभी पीसीसी के लिए हो गया। पीसीसी के मेल लेबर कितनी चाहिए? 0.7। फीमेल लेबर कितनी चाहिए? 0.7। मैसन कितनी चाहिए? 0.3। फोरमैन कितनी चाहिए? ये आपको प्लानिंग में भी बहुत काम करेगा, क्योंकि अगर आप सिविल वर्क में प्लानिंग में जाओगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप ये उतार के रख सकते हो, क्योंकि डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, मंथली, तो उसके लिए आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर सॉइल बैक फिलिंग है, मतलब आपको सॉइल फिलिंग करनी है, तो उसमें क्या क्या आएगा? इंक्लूडिंग वाटरिंग एंड रैमरिंग, मतलब फ्लडिंग और रैमरिंग उसी में आ गई। 10 m³ अगर आपका क्वांटिटी है, उसके लिए कितना लेबर चाहिए? वो जो लेबर वो वाटरिंग भी कर देगी और रैमरिंग भी। तो मेल लेबर कितनी चाहिए आपको? 1.5। और फीमेल लेबर कितनी चाहिए आपको? 1.35। ये हो गया। तो वीडियो फ्रेंड्स थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आगे अभी इससे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा होगी तो आप डायरेक्टली थंब रूल से लेबर उठा सकते हो, ठीक है। तो अगर कंक्रीट फ्लोरिंग है 25 mm, ठीक है, और 10 स्क्वायर मीटर, उसके लिए मतलब आपकी कोई स्लैब लगा लो, उसके लिए कितनी आपको लेबर चाहिए? मैसन आपको चाहिए 1, मेल लेबर चाहिए आपको 1, फीमेल लेबर चाहिए आपको 1, वाटरमैन चाहिए आपको 0.1। इससे आप इजिली एक दिन में ये काम करवा सकते हो। अभी आप यहां देखिए, मतलब अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब आप डायरेक्टली इतनी हो सके इतनी लेबर होगी तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। एक्सकवेशन इन फाउंडेशन, जैसे मैंने उधर बताया, वो तो मतलब छोटी क्वांटिटी के लिए था। तो अभी अगर आपका 100 m³ की फाउंडेशन एक्सकवेट करनी है, तो उसके लिए आपको कितने लेबर चाहिए? मजदूर चाहिए आपको 33 नग, और मैसन चाहिए 1.5 वही है। तो अगर आपको यही काम, मतलब 33 दिन में अगर एक लेबर लोगे आप, एक मैसन लोगे, तो यही काम आपको 33 मतलब 1 मंथ लग जाएगा। तो अगर आपको पता है कि आपको काम जल्दी करना है, खत्म करना है, तो आप क्या कर सकते हो? मतलब सिंपल 33 मजदूर एक दिन और मैसन उठा के एक दिन में वो काम निपटा सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर अर्थ फिलिंग है, वो भी क्वांटिटी कितनी है? 100 m³, तो उसके लिए मजदूर कितना चाहिए आपको? 18। और बिस्ती मतलब वही लेबर कितनी चाहिए आपको? 1/2, ठीक है। अगर आपकी है प्लेन कंक्रीट सीमेंट,
ठीक है, और 10 m क्यूब, उसके लिए मैसन कितनी चाहिए? एक, ये थंब रूल है, मतलब ये जल्दी से आपको अगर मतलब ज़्यादा क्वांटिटी उसके लिए आपको अगर लेना है तो आप जल्दी से निकाल सकते हो। और मजदूर कितने चाहिए? 15। बिस्ती कितनी चाहिए? 2.81। आरसीसी अगर 10 m क्यूब है आपकी तो उसके लिए मैसन कितने चाहिए? 1/2 फ्रैक्शन। मजदूर कितने चाहिए? 40। और बिस्ती कितनी चाहिए? 5। ठीक है, आरसीसी अगर 10 m क्यूब। और डीपीसी है 5 सेंटीमीटर थिक और बिटुमिन मतलब डैम प्रूफ वो है, डैम प्रूफ कोर्स है अगर मतलब सीपेज रोकने के लिए। तो उसमें क्या क्या अगर मतलब इतना थिक आपको प्लास्टर करना है विद 2 कोट ऑफ बिटुमिन, मतलब बिटुमिन डालनी है 10 स्क्वायर मीटर, तो उसके लिए कितने मैसन चाहिए आपको? 1/2 फ्रैक्शन। मजदूर 2 चाहिए, बिस्ती चाहिए 1/2। और प्लास्टर है, अगर आपका प्लास्टर मैंने पीछे नहीं लिया तो इधर से आप क्वांटिटी उठा सकते हो। 12 mm का है, 100 स्क्वायर मीटर है, तो मैसन कितने चाहिए? 10। मजदूर कितने चाहिए? 10। और बिस्ती कितने चाहिए? 2। ठीक है, अगर ब्रिक वर्क है, मतलब जैसे पीछे बताया मैंने, लेकिन इधर अगर 10 m क्यूब है तो उसके लिए ब्रिक वर्क के लिए मजदूर कितने चाहिए? 15। और बिस्ती कितनी चाहिए? 2। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मतलब सिंपल है आपका, क्योंकि अगर आप CPWD का उठाओगे या PSU या किसी और का, जैसे मैंने इनका नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन उठाया, ज़्यादा फर्क कुछ नहीं होगा, मतलब थोड़ा पॉइंट्स में फर्क होगा, लेकिन लेबर रिक्वायरमेंट सेम रहेगी। इससे आप इजिली कुछ भी मतलब क्वांटिटी मतलब फाइंड कर सकते हो कि उसके लिए कितनी लेबर चाहिए, वो आप इजिली कर सकते हो। तो आज का वीडियो होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारी प्रैक्टिकल सीरीज चल रही है, इंटर्नशिप चल रही है जो आपकी, उसका 16th पार्ट है ये, जिसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट चीज मिलने वाली है कि कैसे आप बेरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हो सॉइल की। मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए उसके लिए, कुछ नहीं चाहिए, जहां आपको बेसिक नीड चीजें चाहिए, उसके बाद आप इजिली उस सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हो। उसके बाद डिजाइन कर सकते हो कि कौन सी इस पे फुटिंग बनाऊंगा, कितना वो लोड बेयर कर पाएगी, सब इजिली इस वीडियो के बाद आप निकाल सकोगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको अगर जॉब के लिंक, इंटरव्यू क्वेश्चंस और भी बेसिक IAS कोड्स हो गए, रिक्रूटमेंट जो आती है नहीं, सब मिलेंगी civilsitevisit.com। आप गूगल पे सर्च मारोगे तो वहां पे आपको एक वेबसाइट मिलेगी, वहां जाओ, सब कुछ वहां आपको अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो सीरीज है काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, ऐसे भी आप जाके सर्च कर सकते हो। हमारी प्लेलिस्ट में जाके इंटर्नशिप करके एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें सब वीडियो ये पड़ी हुई है। तो आज देखो, एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम इजिली निकाल पाएंगे कि हमारी बेरिंग कैपेसिटी कितनी है सॉइल की। तो एक एग्जाम्पल बनाते हैं हम, ठीक है। सामने देख रहे हो, एक फुटिंग हमने एक्सकवेट कर ली, ठीक है। उसकी हाइट रखी हमने 1 मीटर या 3 फीट, हमारी उसकी डेप्थ आ गई, ये आ गया, ये हमारी एक्सकवेट हो गई फुटिंग। अब इसमें एक आपको जरूरत पड़ेगी, आपने क्यूब देखा होगा, मतलब जब भी हम साइड पे कोई काम करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करना होता है, तो हमें कंक्रीट के क्यूब बनाते हैं। इस पे मैं वीडियो पहले डाल चुका हूं, वहां मैंने बॉल से बताया था, जो स्टील की वॉल होती है उससे हम कैसे निकालते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर वो अवेलेबल है आपके पास तो उससे भी आप निकाल सकते हो। बाकी क्यूब, जहां क्यूब तो हर जगह आपको मिल जाएंगे, तो क्यूब से कैसे निकालेंगे वो भी आप इजिली सीख लोगे। तो हमें चाहिए क्यूब, तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, ये आ गया हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल, ठीक है। उसके लिए ये फार्मूला पहले नोट कर लो, ये बड़ा काम आने वाला है। ये आपके पास एक रामबाण है आपके लिए, कि इसकी हेल्प से आप इजिली निकाल लोगे कि आपकी सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कितनी है। काली मिट्टी है, लाल है, पत्थर वाली है, जैसी भी होगी वो इजिली इस फार्मूले से आप इजिली निकाल लोगे। इसमें ना कुछ ज्यादा कुछ टेक्निकल का आपको जरूरत पड़ेगी, ना कुछ इतना सोचने की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो अभी हम प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये जो क्यूब लेना है, इमेजिन कर लो आप यहां खड़े हो गए, ठीक है, और आपको एक नोट करना है। फिर मैं बताता हूं फार्मूला, पहले क्या करो मैं फार्मूला का बता देता हूं, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रोसेस किस हिसाब से होने वाला है। ये निकलेगा हमारा रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल, और ये आने वाला है हमारा वेट ऑफ द क्यूब। ये सब चीजें आपको काम आएंगी आगे, ये नोट करते जाना साथ साथ में, वेट ऑफ क्यूब। और ये आएगा हाइट ऑफ फॉल। अभी पता चला क्या होने वाला है, हाइट ऑफ फॉल, क्लियर। और ये हो गया एवरेज डेप्थ ऑफ इंप्रेशन,
क्लियर। अभी क्या करना है, आपको एक जो क्यूब होगा वो उतनी हाइट से फेंकना है जितना आपको पता हो कि यहां से जहां मैं फेंक रहा हूं उतनी हाइट आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमने रखा कि ये 1 मीटर है, यहां से हमने एक्सक्लूड कर लिया, तो इधर से हमको ये क्यूब फेंकना है यहां से, और नीचे इसको मतलब कोई इस पर लोड नहीं लगाना है, कुछ नहीं, ऐसे फ्री हैंड से उसको फेंक देना है नीचे। जैसे नीचे फेंकोगे तो वो कुछ इंप्रेशन बनाएगा, जैसे मैंने इधर दिखाया हुआ आपको, ये फेंका आपने, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंदर मतलब मिट्टी में इसने एक खड्डा जैसा बना दिया, इतना सा एक खड्डा बना दिया, ठीक है। तो इसकी जो डेप्थ हुई वो कितनी हुई, 30 mm, ठीक है। मतलब ये 30 mm अंदर चला गया, बाकी ऊपर रह गया। क्लियर। मतलब हमारा होता क्यूब कितना है, 150 mm बाय 150 mm, जो भी क्यूब हो आपकी साइड पे अवेलेबल, बाकी 150 mm का स्टैंडर्ड साइज है, तो 30 चला गया, ऊपर बच गया 120 mm। क्लियर। ये हो गया 30 mm। अभी हमने करनी है वैल्यू में, फार्मूले में सीधी वैल्यू पुट। उसके लिए क्या करना है, रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल ऐसे ही रहेगा हमारा, क्योंकि हम इसको निकाल रहे हैं, इक्वल टू W क्या है हमारा, मैंने क्या कहा था, वेट ऑफ क्यूब। वेट ऑफ क्यूब होगा, तो वो कैसे निकालते हैं हम, तो उसका फार्मूला होता है वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्लियर। ये फार्मूला मैं हर वीडियो में बताता हूं, और ये कंस्ट्रक्शन की जान है ये फार्मूला, मतलब हर जगह यूज होता है। तो ये आ गया वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो इसका क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। तो लेंथ कितनी होती है उसकी, 150 mm, ब्रेड्थ कितनी होती है, 150 mm, हाइट कितनी होती है, 150 mm। वो लिख दी 150.150 मीटर। ये मीटर में कन्वर्ट करिए, क्योंकि वैल्यू हमारी सब मीटर में है। 150 mm 150 मीटर, 0.150 ये हो गया, इनटू जो हमारी आरसीसी की डेंसिटी कितनी होती है, 2500 kg पर एम क्यूब, और इसकी पीसीसी की कितनी होती है, 2400 पर kg पर एम क्यूब। तो हमने लिख दी हम यहाँ, क्योंकि ये हमारा क्यूब किस में है, पीसीसी में, तो ये हो गया 2400 इनटू ये क्या था, एच, हाइट हाफ फॉल, मतलब जहां से आप क्यूब को फेंक रहे हो, तो वो कितना है, 1 मीटर। तो वो लिख देना यहाँ पे 1 मीटर। क्लियर। यहां तक क्लियर हो गया। फिर नीचे आते हैं एवरेज डेप्थ ऑफ इंप्रेशन, कि कितना इंप्रेशन उसने बनाया जब हमने ऊपर से नीचे उसको फेंका, तो उसका कितना आया, 30 mm। तो उसको कर देंगे मीटर में कन्वर्ट, 0.03 मीटर। क्लियर। ये हो गया। अब इसको करते हैं हम सॉल्व करके हमारा आया 270 kg। रेजिस्टेंट आ गया हमारा कितना, 270 kg हमें मिल गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अभी आगे क्या है हमारा, एसबीसी, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, बेरिंग कैपेसिटी। क्लियर। अभी ये इसी से हमें पता चल जाएगा कि उस सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कितनी है। तो उसका फार्मूला क्या है, R डिवाइड बाई A इक्वल टू FOR, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो अभी क्या करना है, R हमें पता है, R क्या होने वाला है, R ये आया हमारा 270 kg, और ए क्या, एरिया, मतलब जितना जो इसका एरिया होगा क्यूब का, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, क्यूब कर रहे हो, बॉल कर रहे हो, उसका सरफेस एरिया जो नीचे टच हो रहा है, मतलब अगर ऊपर से देखेंगे ये मिट्टी है हमारी, जो क्यूब आएगा तो उसका ये सिर्फ ये टच होगा नीचे, तो ये कितना है, 150 mm, ये कितना है, 150 mm। तो क्या करेंगे, अभी आर हमें पता है, आर की वैल्यू डाल दी हमने, ए क्या है, 150 बाय 150। क्लियर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, इसमें आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लेना है, 2 से 3 हमारा होता है। ठीक है। ये क्यों लेते हैं, क्योंकि जो भी हम डिजाइन करेंगे वो सेफ्टी के साथ ही करेंगे, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके करेंगे, कि अगर बाई चांस हम उसको डिजाइन कर रहे हैं कि वो फुटिंग बेयर करेगी 150 kg, एक एग्जांपल लेते हूं, लेकिन उस पे मतलब ये 150 kg आने वाला है, लेकिन हम उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ लेके चलेंगे कि वो सॉइल की कितनी कैपेसिटी है, 75 ही, मतलब ये उससे जो भी हम फुटिंग डिजाइन करेंगे वो हमेशा हम ज्यादा के लिए करेंगे। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा हो गया, मैंने ले लिया 2 से 3 हम लेते हैं, जब भी आप करोगे तो 2 से 3 ले लेना, 2 ले लिया। क्लियर। तो इस दर आ गया हमारा, इसको मल्टीप्लाई किया हमने, वो आ गया 0.045, ऊपर हमारा 270 सेम, तो वो आ गया हमारा 6000 kg पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। मतलब जो हमारी ये सॉइल थी उसकी बेरिंग कैपेसिटी कितनी है, सेफ बेरिंग कैपेसिटी, ये हमने कम लेके की है। वो बोलता है कि अगर ये मीटर बाय मीटर की एक फुटिंग है, इस पे अगर 6000 kg लोड पड़ेगा, वो
फेल नहीं होगी। मतलब इस सॉइल की हमें पता चल गया कि ये 6000 केजी पर मीटर स्क्वायर में लोड बेयर कर सकती है ये फुटिंग। इससे मतलब सिंपल आपको पता चल गया कि कैसे निकालना है। और अगर आप चाहते हो कि कैसे हम बिल्डिंग का लोड कैसे निकालते हैं, क्योंकि आगे मैं इस वीडियो के बाद अगर आप कमेंट करोगे मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि फुटिंग को कैसे करना है। मतलब हमें मिल गया कि इसमें 6000 केजी पर मीटर स्क्वायर वो बेयर कर सकती है मिट्टी। अभी इस पे फुटिंग कितना साइज होना चाहिए, 3 मीटर बाय 4 मीटर कितना साइज होना चाहिए, ये चीज हम वीडियो अगली बनाऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे। अगर आपने देखना है कि बिल्डिंग का लोड कैसे निकालते हैं, कि बिल्डिंग में टोटल लोड कितना मिट्टी पे आने वाला है, क्योंकि वो उसकी जरूरत पड़ेगी कल की वीडियो में, प्लस कॉलम कितना लोड बेयर कर सकता है, वो सब चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देखो, उसमें भी आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। आई होप ये समझ आई होगी आपको वीडियो। एक बेसिक था, 2 फार्मूले आपको नोट करने, ये और ये, बाकी जैसे मैंने आपको बताया फॉलो करो, आप इजीली निकालोगे कि कितनी सेफ बेयरिंग कैपेसिटी है सॉइल की। आज मैं बताऊंगा आपको कि पेंट का खर्चा कैसे निकालते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हो, जहां अभी घर का पेंट करवा रहे हो आप अपना, तो आप इजीली इस वीडियो को देख के मैं गारंटी देता हूं आप निकाल दोगी कि आपका टोटल खर्चा कितना आएगा। आप अगर ठेके पे दे रहे हो पेंट देने करवाने का, तो वो भी आप निकाल लोगे कि आपका फायदा है कि घाटा है, क्या है टोटल। मतलब सिंपल मेथड बताऊंगा मैं, अगर आप टेक्निकल पर्सन हो नहीं भी हो तो आप निकाल लोगे। काफी मेरे को कमेंट आ रहे थे कि सर कॉस्ट एस्टिमेशन की वीडियो डालो, क्वांटिटी की वीडियो डालो, तो ये वीडियो जो है इसमें सब कुछ है और ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर पूरी देखना, काफी चीजें आपको क्लियर होंगी। देखो सिंपल ट्रिक है उससे ही मैं बताऊंगा। एक थंब रूल ले लिया है मैंने सब इसमें। देखो एक कमरे का मैं बता दूंगा, बाकी आपके जितने कमरे हैं, जो चीजें हैं, मतलब हॉल है, कमरा है, कहीं भी आप पेंट की कैलकुलेशन कर सकते हो। एक कमरे की एग्जांपल ले ली है मैंने, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं। देखो सबसे पहले होता क्या है, जिन लोगों को नहीं पता है क्या क्या रहता है, पुट्टी रहती है, 2 से 3 कोट मारते हैं, लेकिन घर पे हमें मेनली हम 2 कोट ही मारते हैं। तो पुट्टी आ गई 2 कोट, प्राइमर 1 कोट मारते हैं हम, 1 कोट प्राइमर आ गया, पेंट हम 2 कोट मारते हैं। ये पहले रहता है पेंटिंग का, जहां भी पेंट होगा ये चीज रहेगी। उसके बाद मैंने एक कमरा बना लिया, एक एग्जांपल दिखाता हूं। एक कमरा है हमारा 10 बाय 10 का, मतलब ऐसे रहता है, जो साइज वेरी करते हैं, जो आपका साइज होगा कमरे का आप वो पकड़ लो, लेकिन 10 बाय 10 का हमारा कमरा है। ये आगे 10 फुट, 10 फुट ये आ गया, और हाइट आ गई इसकी 10 फुट। ठीक है, रूम का हमें साइज मिल गया, 10 बाई 10 का हो गया हमारा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट उसकी। ये पता कर लेना है जितना भी आपका एरिया हो, जिसका भी। देखो अगर ऐसे 10 कमरे होंगे, एक का निकालोगे बाकी का हो जाएगा। इसमें हमारी एक विंडो है इस दीवार पे, ये विंडो आ गई, 3 फुट बाई 3 फुट की हमारी विंडो है। फिर आ गया डोर, 3 फुट बाई 7 फुट का हमारा डोर है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी एक चीज करनी है आपको, सिंपल क्या निकालना है, उसका निकालना है एरिया। एरिया कैसे निकालना है, देखो पहले मैं पकड़ता हूं, ये दिख रहा है आपको, ये दीवार, ये वाली जिसमें विंडो है, वो हमारा 10 फुट आ गया हमारा 100 स्क्वायर फीट। उसमें हमारा क्या है, विंडो है, वो माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि विंडो पे तो हमारा पेंट आएगा नहीं, ना कुछ प्राइमर वाइमर आएगा। तो वो हो रही है हमारी 9 फुट, ये हो गया 21। ठीक है, तो ये जो दीवार थी इसमें से 9 माइनस किया, मेरा आ गया 91 स्क्वायर फुट एक इस दीवार का। अभी ये दरवाजे वाली दीवार है, ये सामने आप देख रहे हो, ये वाली, तो ये भी कितने 10 बाय 10 की है, 10 बाय 10 बाय हो गए 100 स्क्वायर फीट। तो इसमें से हमारा डोर है, डोर पे हमारा कुछ नहीं आएगा, तो माइनस कर देंगे 21। ठीक है, 21 स्क्वायर फीट, तो हमारा रह गया 79 स्क्वायर फीट हमें रह गया। बाकी हमारी ये वाली दीवार आ गई, अभी इस तरफ वाली, इमेजिन करो ये दीवार आ गई, और ये वाली 10 बाय 10 की है, 10 बाय 10 ये आ गई। फिर ये वाली दीवार आ गई 10 बाय 10, और ऊपर सीलिंग छत आ गया 10 बाय 10। तो टोटल हमारा इन सबको टोटल कर देंगे हम, ये टोटल करके आ गया 470 स्क्वायर फीट। ठीक है, ये तो एक रूम की हो गई, मतलब एक ये जो मैंने रूम लिया था एक ही। आपके अगर पूरा प्लान है, आप पूरी मतलब दीवार है, देखो इसमें सिंपल क्या करना होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ये चीजें अगर आप पता होंगी तो आप इजीली निकाल पाओगे। हमारा हो गया 470 स्क्वायर फीट, हमारी एक कमरे का आ गया एरिया जब पता चल गया। अभी आते हैं सिंपल जो हमारा मेन इस वीडियो का फंडा है, जो आपको काफी इंपॉर्टेंट आएगा। अगर आप साइड पे भी जाओगे ना, ये बिल्डिंग करने में, आपको एस्टिमेट करने में बहुत काम आएगा। ये आ गया थंब रूल। क्या है हमारा,
थंब रूल कहता है कि 14 से 15 स्क्वायर फीट 1 kg पुट्टी होगी। अगर 1 kg पुट्टी है आपके पास, वो एक दीवार है अगर कोई, तो यहां एक कोना पकड़ लो, ये हो गया 15 स्क्वायर फीट, तो 1 kg पुट्टी 15 स्क्वायर फीट में होगी अगर 2 कोट मारेंगे। अगर 3 कोट मारते हैं तो 8 to 12 स्क्वायर फीट 1 kg पुट्टी होती है। ठीक है, याद रखना 1 kg पुट्टी कितने स्क्वायर फीट में होती है? 14 में। ये आगे काम आएगा भी। ये हो गया। दूसरा थंब रूल है कि जो प्राइमर होता है हमारा, वो 120 से 140 स्क्वायर फीट 1 लीटर में हो जाता है। ये याद रखना। नेक्स्ट जो चीज है, ये चीजें पहले देख लो, मैं आगे बताता हूं क्या है। फिर 70 से 90 स्क्वायर फीट हमारा 1 लीटर में पेंट लग जाता है। 70 से 90 स्क्वायर फीट हमारा पेंट 1 लीटर में होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर लेबर, देखो लेबर हमारे 10 से 12 रुपए लेती है पर स्क्वायर फीट का। तीनों में 2 गोट, उसमें 2 गोट पुट्टी मारती है वो, फिर प्राइमर मारती है और 2 गोट पेंट। तो वो रेट लेती है जो अभी हमने काम करवाया 10 रुपए स्क्वायर फीट हम उसमें दे रहे थे। जो मैंने कल कंस्ट्रक्शन की वीडियो डाली, आप देखी होगी, उसमें सब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बताया मैंने, तो हम 10 रुपए दे रहे थे। ये थंब रूल लिख लो कहीं पे, ये साइट पे जाके आपके काफी काम आएंगे, या घर पे अभी आपके काम आएंगे, इनको नोट कर लो, ये काम आने वाले हैं। अभी ये हो गया। अभी आते हैं हम एस्टिमेशन पे। देखो ये आगे हमारी बाल पुट्टी का खर्चा निकालते हैं। पहले खर्चा कितना, बाल पुट्टी पे कितना खर्चा आएगा वो कैसे निकालेंगे। टोटल हमारा कितना आया अभी, देखो टोटल आया हमारा 470 स्क्वायर फीट, मतलब एरिया पता होना चाहिए। एरिया आया हमारा 470 स्क्वायर फीट। अभी बाल पुट्टी निकालते हैं। हमारी बाल पुट्टी कितनी लगेगी, 470 डिवाइड बाय 14। 1 kg कितने में होती है हमारी, 14 से 15 स्क्वायर फीट। तो मैं पकड़ता हूं 14 में, मतलब 14 में हमारी 1 kg होती है। तो टोटल इसमें कितना लगेगा हमारा, वो कैसे निकलेगा, डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया 33.5 kg हमारी पुट्टी लगेगी उस कमरे में। और जो पुट्टी मार्केट प्राइस क्या है, जेके वाल पुट्टी होगी या बिरला, ये 2 कंपनी अच्छी हैं। इनकी 850 से 950 तक बैग आते हैं, डिफरेंट रहते हैं। तो एक बैग आता है 50 kg का, इसमें काफी वेरिएशन, 20 kg का भी आता है, 40 का भी आता है। मैंने रेट 50 का पकड़ा है, 40 kg का मेनली आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। 850 डिवाइड बाय 50 करूंगे, 1 kg का निकल जाएगा। मतलब 1 kg पुट्टी का रेट लगभग 17 से 20 रुपए आपको मिलेगा 1 kg पुट्टी। तो 1 kg का 17 रुपए है, हमारा लगेगा कितना उस कमरे में, 33.5। तो 33.17 करेंगे हम, तो 569 रुपये हमारे किसमें लग जाएंगे, पुट्टी में। याद रखना कितने हमारे हो गए। ये फंडा था सिंपल, टोटल एरिया था, उसको डिवाइड कर दिया हमारा एक थंब रूल से, तो हमारा ये निकल गया, उससे ये आगे हो गया। ये निकल गया हमारा बाल पुट्टी का। अभी हमारा नेक्स्ट खर्चा किस पे होने वाला है, वो है प्राइमर। टोटल एरिया हमें पता है कितना है, 470। तो 1 लीटर जो होता है प्राइमर, वो कितने में होता है, 120 से 140 स्क्वायर फीट में। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम, 120 पकड़ लिया मैंने कि हमारे कमरे में 120 लग रहा है। 470 डिवाइड बाय 120, तो आगे हमारा 3.9 लीटर हमारा उस कमरे में प्राइमर लगेगा। ठीक है, कितना, 3.9 लीटर। तो 1 लीटर प्राइमर की, मतलब अर्कल की जो रहता है, उसका 110 रुपए रेट है मार्केट। तो हमारा कितना, 3.9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 429 रुपए का हमारा क्या लगेगा, प्राइमर उस कमरे में लग जाएगा। ये हो गया। फिर आती है पेंट की बारी। एरिया कितना टोटल, 470 डिवाइड बाय 90 क्या हुआ हमारा, 90 हमारा 1 लीटर पेंट हमारा 90 स्क्वायर फीट में या 70 स्क्वायर फीट में होता है, मतलब 70 से 90 वेरी करती है। तो 90 पकड़ ली मैंने कि हम ज्यादा लगा रहे हैं पेंट, कोई दिक्कत नहीं। तो हो गया हमारा 5.2 लीटर हमारा कितना उसमें पेंट लगने वाला। 470 डिवाइड 9 करेंगे, मतलब उस कमरे में हमारा 5.2 लीटर क्या लगेगा, पेंट। और जो मैंने इसमें रेट लिया, एशियन पेंट का लिया, जो मैं यूज किया है, अच्छा पेंट है, तो उसका रेट तो काफी है, मतलब आपको 150 से मिल जाएगा, 150 से लेके 1000 1200 तक भी उसका पेंट आता है। लेकिन 270 अच्छा पेंट है, वो यूज करो आप। तो 270 पे 1 लीटर का रेट है। अगर बड़ी बाल्टी लोगे, मतलब 50 लीटर वाली, तो उसमें आपको सस्ता पड़ता है। तो मैंने उसी हिसाब से लिया है। 270 हमारा 1 लीटर का, तो हमारा आया 5.2 लीटर आया, 5.2 इंटू 270 किया मेरा आया 1404 रुपये हमारा पेंट का खर्चा आ गया। क्या हो गया, 1404 रुपये हमारा पेंट का खर्चा आ गया। हमारा बाल पुट्टी का निकल गया, प्राइमर का निकल गया, पेंट का निकल गया। अभी बात करते हैं हम लेबर की। लेबर क्या, देखो मैंने जो पीछे बताया था आपको, इधर 10 से 12 रुपए पर स्क्वायर फीट लेते हैं 2 कोट पुट्टी, प्राइमर और 2 कोट पेंट मारने के। तो हमारा टोटल एरिया था 470
ठीक है, तो 10 रुपए रेट पकड़ा जो मैंने यहाँ पे बताया था, 10 रुपए रेट पकड़ा तो हमारा हो गया 4,700 रुपए हमारी लेबर लगेगी, निकल गया। ठीक है, तो टोटल आ गया हमारा पुट्टी का आ गया इतना 569 प्लस 429 प्लस 1404 रुपए प्लस 4,700 रुपए, तो टोटल जो रेट आ गया हमारा वो आ गया 7,102 रुपया हमारा उस रूम को पेंट करने में लगेगा। अगर ऐसे ही आपके 3 रूम है तो 7,102 इंटू 3 कर दोगे तो आपका निकल गया उससे ही कि आपका कितना खर्चा 3 कमरों में आएगा, वो आप इजीली इससे निकाल दोगे। तो गाइस ये बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला था, कुछ नहीं था, ये थंब रूल थे जो इसी पे सब डिपेंड था। अगर ये आपने लिखे होंगे आप खुद ही अपने घर का पूरा एस्टिमेट कर लोगे कि आपका टोटल पेंट पे खर्चा कितने आने वाला है। ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, अगर पसंद आई होगी लाइक करना, कुछ इसमें दिक्कत है कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू गाइस।